नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक अंतरिम जमानत दी है। प्रेस से वार्ता करते हुए सीएम केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने फैसले की जानकारी दी और कहा कि 20 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी जा रही है। वे चुनावी प्रचार में क्या कहेंगे क्या नहीं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। 2 जून तक उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। Assembled for this matter, and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day, as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process. And there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. अब तक आपने लखनऊ के मैदान पर आईपीएल क्रिकेट टीम और 2 देशों के बीच मैच देखा होगा, लेकिन अब यह मैदान दिव्यांगों के लिए विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच का गवाह बनने जा रहा है। इसकी औपचारिक शुरुआत आज लखनऊ में दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने की है। अभी यह तय नहीं है कि दिव्यांगों के इस क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होंगे या इकाना स्टेडियम में, लेकिन इन मैचों को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए तैयारियां को अंतिम रूप देना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के लिए अपार संभावनाएं हैं और यहां की सरकार भी खेल और खिलाड़ियों को काफ़ी बढ़ावा देती है। यही वजह है कि आयोजकों ने इस मैच के लिए लखनऊ की धरती को चुना है। यह मैच AUM स्पोर्ट्समैन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले होने जा रहा है और इसका नेतृत्व दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया करेंगे। यह मैच इसी साल नवंबर में प्रस्तावित है। ऐसे में मैच को लेकर क्या तैयारियां हैं, कितने मैच होंगे और कौन कौन से देश इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने वाले हैं, इस विषय पर हॉर्नबिल टीवी ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन, खिलाड़ी और टीम के कप्तान सुवरो जोरधर से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए सबने क्या कहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सरजमी पर अभी आपने तमाम मैच देखे होंगे, आईपीएल देखे होंगे और इंडिया के कई देशों के मैच देखे होंगे, लेकिन अब ये लखनऊ की सरजमी एक और मैच का गवाह बनने जा रही है, जब यहाँ पर दिव्यांग की टीम खेलेगी, यानी कई दिव्यांग क्रिकेट का यहाँ पर मैच होगा। और हमारे साथ देख सकते हैं ये दिव्यांग क्रिकेट टीम की ये जो है ये प्लेयर्स हैं, आप चेयरमैन हैं दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के और ये कैप्टन है। अभी हम इनसे बात करेंगे, लेकिन एक अपने आप में ये अनूठा ये मैच होने जा रहा है, काफ़ी चैलेंजेस वाला मैच होगा, लेकिन इनको उम्मीदें हैं जिस तरह से यूपी सरकार खेल नीति और खेल को बढ़ावा देती है, उससे जो है इनको उत्तर प्रदेश सरकार से भी तमाम उम्मीदें। हम इससे बात करेंगे दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन क्या नाम है सर? इक्रांत शर्मा जी। सर, ये मैच होने जा रहा है, अभी तक यहाँ पर आईपीएल के मैच देखी, काफ़ी क्रेज़ है मैच को लेकर, क्या लगता है जो अपने आप में अनूठा मैच होने जा रहा है दिव्यांगों का, क्या लगता है वो क्रेज़ इसमें आ पाएगा? बिल्कुल आएगा जी। देखिए, आज की डेट में अगर क्रिकेट की बात करें तो हिंदुस्तान का बेसिकली सांसें बन गई हैं क्रिकेट, ठीक है, और जैसे रोटी की ज़रूरत होती है ऐसी क्रिकेट की ज़रूरत होगी हिंदुस्तानियों को। अगर ये क्रिकेट जब देखेंगे तो वो अपने आप को जो है मानेंगे इस बात को कि इन बच्चों में या इन प्लेयर्स में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इनमें वो जो जज्बा है, जिस जज्बे से वो क्रिकेट खेलते हैं, वो लोग इसको जब देखेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, दुनिया के किन किन देशों के लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया, और कितने टीमें होंगी, ये मैच जो है कितने ओवर का मैच होगा, थोड़ा सा कम शब्दों में बताएं। देखिए, ये मैचेस जो होंगे वो 20 ओवर के मैचेस होंगे और 20 ओवर्स के मैचेस जैसे आईपीएल वगैरह जैसे और होते हैं वैसे ही होंगे। T20 वाला सिस्टम रहेगा और इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया
और दुबई। अभी तक ये टीमों ने हमारे को अप्रूवल दिया हुआ है, लेकिन अभी कुछ और टीमें हैं जैसे साउथ अफ्रीका की है, न्यूजीलैंड की है, यहाँ से अभी जैसे ही अप्रूवल आएंगे तो ये सारी जो सूची है वो जून एंड तक हमें सारी पता चल जाएगी। अच्छा, हम हमारे साथ हैं, शायद आप टीम के समय क्या हैं, प्लेयर हैं? क्या है, प्लेयर नहीं है यहाँ पे? अच्छा ठीक है, आप लोग हैं। अच्छा, तो ये मैच के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि भारत में दिव्यांगजनों को एक सम्मान मिलने जा रहा है इस वर्ल्ड कप के माध्यम से, और ये पूरे भारत के लोगों के लिए गर्व का विषय है कि जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग था दिव्यांगजन, उसके लिए वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और उनको एक सम्मान दिया जा रहा है। जिस तरीके से अभी इकरान सर बता रहे थे कि लोगों के रग में है, तो जो खून होता है वो दिव्यांगों के पास भी है। और बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया, जो जोश होता है वो सभी में होता है, चाहे नॉर्मल हो या फिर फिजिकल चैलेंज हो। सबसे बड़ी बात, हमारे साथ हैं, आप कैप्टन है इस टीम के। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से दिव्यांगों का ये मैच होने जा रहा है, एक ये जो कम्युनिटी होती है, जो कुछ लोग होते हैं उपहास बनाते हैं, क्या लगता है इतने लोगों की जब गैदरिंग होगी तो आप लोग कैसे वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करेंगे? देखिए, शुरू में आज से 5-7 साल पहले या 8-10 साल पहले ऐसे सोचा जाता था कि फिजिकली चैलेंज क्रिकेट का जो क्रिकेट हो रहा है वो शायद इन लोगों का एक एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है कि ये लोग थोड़ा सा हंसी खुशी खेल ले। लेकिन आज वो चैलेंजेस नहीं रहा। आज ये बहुत कम्पिटिटिव गेम है और गेम नॉर्मल क्रिकेट और इस क्रिकेट में बाहर से देख के आपको शायद ही पता चलेगा, लेकिन हम एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं कि ये क्रिकेट का ट्रांसफॉर्मेशन कितना दूर गया। जब सौरव गांगुली बीसीसीआई का प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने मेरे को डिवीज़न क्रिकेट में खेलने के लिए एक रूल्स का अमेंडमेंट किया था। तो सीएबी में हम नॉर्मल क्रिकेट में भी खेले हैं रूल्स अमेंडमेंट के बाद, एंड 2-3 मैचों के परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने खुद हमसे आके ऑटोग्राफ मांगा। तो एक सौरव गांगुली जैसा एक आइकॉन जिसको देख के हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं, सब लोग सचिन सौरव को देख के क्रिकेट खेलते हैं, अब वैसा आइकॉन आके एक फिजिकली चैलेंज इंडिया टीम का क्रिकेट के कैप्टन से अगर ऑटोग्राफ मांगता है, सो ऑब्वियसली वो क्रिकेट कहीं से कहीं तो पहुंचा है कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट रहते हुए एक प्लेयर से ऑटोग्राफ ले रहा है। बहुत बड़ी बात कही आपने। एक आखिरी सवाल ये है, जिस तरह से पहले जो है दिव्यांग को विकलांग कहा जाता था, लेकिन जब सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, उन्होंने आपको एक सम्मान दिया दिव्यांग का। अपने आप में दिव्यांग का नाम भी वो सम्मान वाला है। ऐसे में सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं कि जिस तरह से वो सम्मान दिया गया है, उसकी वजह है कि आप लोग एक टीम बना के आज खेलने जा रहे हैं, पूरा वर्ल्ड कप होने जा रहा है दिव्यांगों का, तो क्या उम्मीदें सरकार से रखेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे जो अपने जैसे लोग हैं, और लखनऊ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए वहाँ पे? देखिए, एक विकलांग का नाम दिव्यांग रखने से ही उनको बहुत ज़्यादा इज्जत या सम्मान दिया नहीं जाता। उनको वो बराबरी का मौका, उनको वो बराबरी का रिस्पेक्ट अगर सोसाइटी से मिलता है तो वही सबसे बड़ा चीज़ है। तो वो एक टाइम में शायद कभी मिलता नहीं था, तो वो क्रिकेट का परफॉर्मेंस के साथ आज ये जितने फिजिकली चैलेंज क्रिकेटर्स हैं वो अपने अपने स्टेट में या प्लेयर्स में या नेबरहुड में अपने एक रिस्पेक्ट का जगह नॉर्मल लोगों के बीच में बनाया है, और आगे ये चीज़ और भी बढ़े उसके लिए वर्ल्ड कप हो रहा है कि उन लोगों को भी और लोगों आपने समाज में बराबरी का हक चाहते हैं? यस, क्योंकि ये समाज तो कहीं ये जो वोट से हम लोग सरकार चुनते हैं वहाँ पे हर किसी का वोट का मूल्य एक ही होता है। वो खुद को नॉर्मल बोले उसका भी वोट एक ही काउंट होता है, जो फिजिकली चैलेंज हो उसका भी वोट एक ही काउंट होता है। तो जब आउटकम का जब मौका आना चाहिए तो वो सबके हक में बराबर आना चाहिए। अभी वोट है तो इसलिए इसी का एग्जाम्पल हमको सही लगा। बहुत सही आपने कहा। आखिरी में एक और है, अपना परिचय पूरा बता दीजिएगा। मेरा नाम शुभ्रो जोरदर है, मैं कोलकाता से हूँ और ये फिजिकली चैलेंज टीम का कैप्टन हूँ। ठीक है, आप कैप्टन हैं जिन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से बराबरी मिलती है सभी को, उसी तरह की बराबरी चाहे नॉर्मल जो मैच होते हैं और ये मैच भी है, इनको भी उसी तरह का बराबरी चाहिए जो इनके लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। लखनऊ का इकाना स्टेडियम कई मैचों का गवाह बना है, चाहे आईपीएल की बात हो या फिर कई देशों की मैच की बात हो, लेकिन अब एक और गवाह बनने जा रहा है, खासतौर से लखनऊ की सरजमी। दिव्यांग क्रिकेट यहाँ पे होने जा रहा है, वर्ल्ड कप होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं AUM स्पोर्ट्समैन प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर
औसिम खेतपाल जी, हम उससे बात करेंगे। सर, ये कैसे कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि अभी तक जो यहाँ लखनऊ में मैच हो रहे थे वो आईपीएल हो रहे हैं या तो तमाम देशों के मैच हुए हैं, चाहे इंडिया बांग्लादेश के हो या अचानक माइंड कैसे कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ कि यहाँ पे दिव्यांग वाला भी मैच होना चाहिए, क्योंकि अपने आप में अनूठा मैच है ये। दिव्यांग का जो वर्ल्ड कप से जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से जो परमिशन मिली है, उसके बाद मैं माथुर जी के घर बैठा हुआ था वृंदावन में, और मैंने हरून को बुलाया उधर, और मैंने कहा ये वर्ल्ड कप करते, तो माथुर जी ने बोला चलो हम कल चलते हैं मिनिस्ट्री। हम अगले दिन लखनऊ आ गए, क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से आके मिले, उनने भी बहुत अप्रिशिएट किया। उनको वर्ल्ड प्राइज मिला हुआ है उनको, और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं एशियन गेम्स के। तो सुहास से मिले, बाकियों से मिले, तो बहुत अच्छा लगा। फिर आके पूरी की पूरी योजना बनाई कि यहाँ पर ही करना है, बिकॉज़ यूपी आज सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट है, एंड यहाँ पर जो होगा, मेरा आई एम श्योर कि क्राउड्स भी आएंगे इसके अंदर। सर बिल्कुल, आपने कहा कि आई एम श्योर, लेकिन आप भी एक पर्सनालिटी हैं, आपका भी एक चेहरा, आपने खुद साईं बाबा का किरदार निभाया, तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी, आप क्योंकि फाउंडर हैं इस पूरे इसके, तो आपको नहीं लगता है कि लोगों का क्रेज़ होगा आपको और ख़ासतौर से क्रिकेट को लेकर जो दिव्यांग हैं? मैंने जब भी देखा है कि जब भी मैं उस साईं बाबा के रूप में आया हूँ तो बहुत भीड़ आई है। मेरा मकसद एक ही है ज़िंदगी में कि आज मैं अपने नाम को लेवरेज करके इन किन्नर्स को, विकलांगों को, इनकी सपोर्ट जो हम 5 साल से चुपचाप करते रहे हैं, आज देखिए ऊपर वाले का ही हाथ है। तो हमारे 10 एथलीट्स 40 वर्ल्ड मेडल जीत चुके हैं, उसमें योगेश कथुनिया भी हैं, नीरज यादव भी हैं, और ये क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप जीत गए 2019 में। तो कहीं ना कहीं तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। तो तभी ये जो बेस है, हम लोगों ने वृंदावन से शुरू किया है, और मशाल वृंदावन से ही निकलेगी, क्योंकि वृंदावन से बड़ा कोई स्थल नहीं है। और अगर आप इन प्लेयर्स को वृंदावन, और है कि इन प्लेयर्स को वृंदावन, अयोध्या और फिर लखनऊ लेके। यूपी सरकार का से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यूपी में खेल नीति और खेल को काफ़ी बढ़ावा देते हैं, ऐसे में आपको उनसे भी तमाम उम्मीदें होगी, क्योंकि अपने तरह का पहला मैच होने जा रहा है, ऐसे में आप उनसे किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? जब तक आप कुछ लॉन्च नहीं करते, उसको बड़ा नहीं बनाते, आप गवर्नमेंट के पास जाके क्या बोलेंगे? पहले है कि अपना तो दम दिखाइए, फिर गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगिए। आपने दम तो दिखा दिया आज। नहीं, दम तो पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखाया, बट अगर मेरा नाम बिगुल बजाया, अगर मेरा नाम एक मैसेज स्प्रेड कर सकता है, मैसेज तो जाएगा ही। जैसे कि ये अनूठा मैच होगा, इसमें दुनिया की तमाम क्रिकेट की टीम होंगी, तो ऐसे मैसेज तो जा ही रहा। तो ऐसे में सरकार से क्या? एक मैसेज ज़रूर जाएगा कि आज शिरडी से लेके तमाम साईं भक्तों के बीच में मैसेज जाएगा कि औसिम जी ये कर रहे हैं, तो वो आज भी बिलियन लोग हैं, और अगर वो नाम से आगे काम हो सकता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। आखिरी सवाल ये है कि हमारे टीवी के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को लखनऊ की सरजमी पे लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं इस मैच को लेके? आखिरी सवाल। यूपीआईट जो है उसकी 2 नेचर्स हैं। एक, या तो वो मानता है या वो नहीं मानता, और जब आप पे विश्वास कर लेता है फिर वो सब ताम झाम झोंक देता है आपके पीछे। कितना भरोसा है, क्या कहना क्या चाहेंगे? तो आपने सही है, ठीक है। 100% भरोसा है, 100% ये इवेंट हिट होगा, 100% भरोसा है। आई विश। चलिए, जिस तरह से ये क्रिकेट का होने जा रहा है, खासतौर से दिव्यांगों के लिए एक अनूठी पहल है, और जैसा कि आप औसिम खेतपाल जी ने कहा कि ये शो, यानी ये कि जो मैच होने जा रहा है, काफ़ी अनूठा होने के साथ काफ़ी हिट भी रहेगा। वीडियो जानिए अनिल सैनी के साथ अनुप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लोकसभा 72 बलिया और लोकसभा 71 सलेमपुर चुनाव को लेकर जारी नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन बसपा के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बलिया लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी ललन सिंह यादव और सलेमपुर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी भीम राजभर ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दोनों बसपा प्रत्याशी बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के रूप में बसपा कार्यालय से निकले और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया और बलिया में लोकसभा चुनाव के तहत 1 जून को मतदान होने वाले हैं, जिसके लिए अपना अपना ताल ठोक रहे हैं। आइए सुनते हैं बसपा नेताओं की जुबानी। चुनाव लड़ना मिशन हम लोग बहुजन समाज पार्टी
महापुरुषों के विचारों का आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा की लड़ाई लड़ी जाती है। विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, सड़क है, कानून का माननीय बहन जी के शासनकाल को, गुड गवर्नेंस को देखते हुए सारे ये मुद्दे रहेंगे। तो जिस तरह आपकी लड़ाई किससे होगी? बहुजन समाज पार्टी से ही सभी की लड़ाई हो रही है। क्योंकि एक ही कुनबे से दो लोग प्रत्याशी हैं, सपा और बसपा, लेकिन सारी गणित जातीय समीकरण पर ही आधारित है। फिर आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी लड़ाई? आप बहुजन समाज पार्टी 1999 में, 2009 में हाथी निशान से 2 बार यहाँ सांसद दे चुकी है, और इसलिए हम इस बात को जोर दे के कह रहे हैं, तीसरी बार भी बहुजन समाज पार्टी, समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी के संग बहुत ही तेजी से आ रहा है, और तीसरी बार भी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान हाथी, भीम राजभर जीतेगी। अब तेजी से प्रचार प्रसार कर रहे थे आनंद प्रकाश जी, उनको अचानक सारे पदों से बैक कर ली सुश्री मायावती बहन जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। ये कैसा सामाजिक न्याय है कि आप रातों रात टिकट बदल दें कैंडिडेट का? पहले ही सोच कर दिया होता। ये सामाजिक न्याय की बात नहीं है। देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं बूथ का कार्य करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी में 1985 से बूथ का कार्य करता हूँ। बूथ सेक्टर, विधानसभा, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल चीफ, कोऑर्डिनेटर, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार का मैं कोऑर्डिनेटर रहा स्टेट का। माननीय बहन जी का मैं सिपाही हूँ। माननीय बहन जी जहाँ भी मुझको 2 बार मऊ सदर से, आप लोगों को मालूम है मऊ सदर से कैसी लड़ाई थी, मैं 2 बार लड़ा हूँ, कम ऑटो से आ रहा हूँ। माननीय बहन जी ने कहा जहाँ निर्देश होगा मैं कार्य करता हूँ, एकदम उनके निर्णय का पालन करूँ। जैसा देखा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम बनकर के बीएसपी रह गई है। ये तो जो लड़ रहे हैं उनसे पूछिए, जो कह रहे हैं। यदि ऐसा दिमाग में है तो 80 सीटों पे, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है चट्टान की तरह। बाकी जो कह रहे हैं उनका गिन लीजिए आप। एक तरफ सत्ता पक्ष और दूसरी तरफ गठबंधन, लेकिन तीसरा मोर्चा आप अकेले स्वतः अपने दम पर खड़ा किए, इसका मतलब क्या है? बहुजन समाज पार्टी हमेशा सामाजिक भाईचारा, सर्वजन हिताय सुखाय की बात करती है। आप गठबंधन सामाजिक गठबंधन है, यहाँ देखिए सभी लोगों को सर्वजन हिताय सुखाय के तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उतना टिकट मिला है, सारे लोगों को उसी अनुपात में टिकट मिला है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है। जब अकेले चुनाव लड़ती है त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है और बहुजन समाज पार्टी को फायदा होता है। आज मैं लल्लन सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी के 72 लोकसभा बलिया से प्रत्याशी के रूप में नामांकन और पूर्ण विश्वास के साथ बलिया संसदीय क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या लगता है लड़ाई इस बार किससे होने जा रही है आपकी? लड़ाई में देखिए वो दोनों विकेट आउट है, जनता यहाँ की जानती है। एक की विरासत बहुत दिन से है, एक आदमी कोई मतलबे नहीं है। तो जिस तरह से उनकी राजनीति है और 2000 उनके पिताजी भी 8 बार यहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं और 2 बार वो भी सांसद हैं, तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप? इस बार बलिया की जनता अच्छी तरह जान चुकी है। अब यहाँ विरासत नहीं रहेगा, विरासत रहने से बलिया का विकास नहीं हो पाया, और इस बार लोकतंत्र की जीत होगी। राजा की तरह एक विरासत बना रहना, पिताजी थे, पिताजी के बाद बेटे रहे, हमेशा सत्ता शासन के साथ रहे, लेकिन जो बलिया का विकास होना चाहिए था वो बलिया का विकास नहीं हो पाया। इसलिए इस बार उनको यह जनता हटाने जा रही है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? आपके लक्ष्य और मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे बिल्कुल हम लोग के क्लियर है। बहुजन समाज पार्टी के जो मुद्दे हैं, विकास के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ की बेरोजगारी, सारी व्यवस्थाएं, पिछड़ों, दलितों, शोषित समाज, हर समाज में जो गरीब लोग हैं उनके बारे में। जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी सरकार में संविधान खतरे में है, संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, क्या आप मानते हैं कि वास्तविकता में संविधान खतरे में है? देखिए, ऐसा है कि संविधान को ये लोग क्या खतरे में डालेंगे, लेकिन यहाँ की जनता खतरे में है, त्रस्त हो चुकी है। इनके 10 साल के शासन में जनता ये जान लीजिए कि कुछ दिन के बाद ऐसी स्थिति आने वाली हो जाएगी
कि लोग कटोरा लेके घूमना शुरू कर दें। अगर आपको यहाँ का नेतृत्व मिलता है तो फिर आप किस तरह से बलिया का विकास करेंगे? हमारे नेतृत्व मिलने के बाद बलिया जो है विकास के अग्रिम श्रेणी में होगा। भारत में किसी जिले के विकास के अग्रिम श्रेणी में बलिया जिला होगा। बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सलेमपुर और बलिया के प्रत्याशी, सलेमपुर के माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और कई प्रदेश के प्रभारी रहे माननीय भीम राजभर साहब, और 72 लोकसभा के प्रत्याशी हमारे श्री ललन सिंह यादव जी ने आज नामांकन किए हैं। इसमें हमारे पूरे जनपद के दोनों लोकसभा के कार्यकर्ता बहुत उत्साह है और क्षेत्र की जनता भी बहुत उत्साह है। इस दोनों हमारे प्रत्याशी के ऊपर पूरी दोनों लोकसभा की जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है और निश्चित तौर पे हम लोगों के कार्यकर्ता के भरोसे आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि यहाँ दोनों लोकसभा की जनता मन बना चुकी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त करके और बहुजन समाज पार्टी के रिकॉर्ड मतों से जिताकर बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में। दोनों सीटों पर देखा जाए कि लगातार 2 बार वहाँ बीजेपी जीत रही है, तीसरी बार भी जीतने का दावा किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा। इस पर क्या कहेंगे आप? वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तौर से जीती। आप पिछली बार देखें कि निश्चित गठबंधन के प्रत्याशी थे जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, चुनाव जीत चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खतरे में है आज, और लोकतंत्र को आज बचाने के लिए केवल एक पार्टी है और एक नेता है बहुजन समाज पार्टी। हम उनके प्रत्याशी ललन सिंह यादव मैदान। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।